हेलो स्टूडेंट्स। हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था रेशम के तंतुओं के इतिहास के बारे में और उसका एक सामान्य परिचय मैंने आपको दे दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम ये जानते हैं कि सिल्क की क्या रासायनिक विशेषताएं होती हैं, उनका क्या संगठन होता है और उनकी प्रोडक्शन में जो हम तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो क्या-क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो सिल्क रेशम होता है उसका बायोलॉजिकल नेम कहलाता है बॉम्बेक्स मोराई। उसको हम बॉम्बेक्स मोराई के नाम से जानते हैं, ये उसका बायोलॉजिकल नेम है। इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है सिल्क का, उसमें दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं वो? एक होता है फाइब्रोइन, दूसरा होता है सेरेसिन। फाइब्रोइन की मात्रा ज्यादा होती है, सेरेसिन की मात्रा कम होती है। फाइब्रोइन 76% है और सेरेसिन 22% है। फैट और वैक्सेस 1% होते हैं, मिनरल सॉइल 0.5% इसमें होते हैं। ये क्या है? ये है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सिल्क फाइबर, रेशम के धागों का रासायनिक संगठन। अब क्योंकि हमने पहले वीडियो में देखा था और मैंने आपको बताया था, क्योंकि रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है और जो कीड़े से प्राप्त होता है यानी किसी बायोलॉजिकल चीज से प्राप्त हो रहा है। चाहे हमारा शरीर किससे मिलके बना है, हमारा शरीर बना है प्रोटीन से, तो उसी तरीके से चाहे ऊन हो जो जानवर के बालों से मिलती है, चाहे वो रेशम हो जो उसके सिक्रीशन से हमको मिलता है, दोनों के अंदर प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन हुआ इसका। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो केमिकल कॉम्पोजिशन चार्ट इसमें दिख रहा है आपको, जो बात मैंने आपको भी बताई थी यहाँ ऊपर, इसमें भी आपको यहाँ दिखाई देगी कि सबसे ज्यादा पार्ट किसका है। सबसे ज्यादा पार्ट है हमारा फाइब्रोइन का। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेरेसिन, फिर आते हैं हमारे फैट एंड वैक्सेस और फिर आते हैं हमारे मिनरल। अब ये फाइब्रोइन क्या होता है? फाइब्रोइन होता है जो सिल्क का रेशा होता है, उसका मेन कंटेंट होता है। और ये सेरेसिन क्या होता है? सेरेसिन होता है जो सिल्क का जो कीड़ा होता है, उस सिल्क के कीड़े में यहाँ पर दो छेद होते हैं उसके मुंह में, जौ में, और उन छेदों से जो धागा निकलता है, वो धागे को आपस में जोड़ने के लिए जो गोंद काम में आता है ना, वो जो गोंद से चिपक जाते हैं। अब ये गोंद कोई अलग से तो लगता नहीं है, ये गोंद किसी सिक्रीशन के साथ ही निकलता है। ये गोंद क्या है? ये है सेरेसिन। और ये धागा क्या है? असल में ये है फाइब्रोइन। तो क्लियर हो गया आपको, फाइब्रोइन और सेरेसिन दोनों प्रोटीन ही हैं, कोई अलग अलग चीजें नहीं है। अब बात करें यहाँ पर हम केमिकल स्ट्रक्चर की, सिल्क फाइबर के केमिकल स्ट्रक्चर की। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये फाइब्रोइन का स्ट्रक्चर है। किसका? फाइब्रोइन का। और ये किससे मिलके बना है? इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें है ग्लाइसिन, इसमें है एलेनिन, इसमें है सेरीन। ठीक है, तो ग्लाइसिन, एलीन और सेरेनिन ये मिलकर के फाइब्रोइन बनाते हैं। ये एमिनो एसिड्स यूनिट है एक्चुअली में। तो फाइब्रोइन में क्या होता है? फाइब्रोइन में एमिनो एसिड्स होते हैं, और एमिनो, क्योंकि हर प्रोटीन में एमिनो एसिड्स ही होते हैं, तो ये इस एमिनो एसिड्स में क्या क्या होती है, कौन कौन से यूनिट्स होती हैं, किस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है? ये इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। ये देखिए, पहले होती है ग्लाइसिन, फिर होती है सेरेनिन, फिर होता है एलीन, फिर होता है ग्लाइसिन। ये मिलकर के आपका एमिनो एसिड बनाते हैं। ठीक है,
और ये क्या बनाते हैं, ये जिस फॉर्म में लगते हैं, ये पूरा मॉलिक्यूल हमारा कहलाता है बीटा कैरोटीन। तो ये एमिनो एसिड्स की कई यूनिट्स +1 +2 +3 ये XYZ जितनी यूनिट्स होती हैं, यानी इसी का ही रिपीटेशन होता है। ये जो दिख रही है ना आपको, इसी का ही रिपीटेशन होगा। जैसे ये जो यूनिट है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसी कई यूनिट्स आपस में मिलती जाती हैं। इनमें ग्लाइसिन भी है, इसके अंदर एलिन भी है, इसमें सेरेनिन भी है, और ये क्या है, एमिनो एसिड्स यूनिट्स। और ये पूरी जो चेन कहलाएगी, ये कहलाएगी बीटा कैरोटीन चेन। अब ये आपस में किससे मिलके बने होते हैं, ये होते हैं, मिलते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, हाइड्रोजन बंधों के द्वारा ये एमिनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पर हम देखते हैं ये अरेंजमेंट जो हमारी बीटा कैरोटीन चेन का था। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये है हमारी बीटा कैरोटीन चेन। यहाँ ग्लाइसिन, सेरेनिन, एलेनिन, ये जो अभी आपको मैंने सीक्वेंस बताया, ये इस तरीके से आपस में मिलके, एन का मतलब होता है नंबर, यानी ये जो पूरी यूनिट है ये आपस में फिर मिलेगी और ये मिलकर के एक पूरी श्रृंखला बना लेंगे, जो इसका जिसको हम आणविक श्रृंखला के नाम से जानते हैं, या आप जिसको आप उसकी श्रृंखला बता सकते हैं। तो प्रोटीन के या किसी भी फाइबर के जो गुण होते हैं, रासायनिक गुण या उसके भौतिक गुण, दोनों किस पर निर्भर करते हैं, दोनों निर्भर करते हैं इनमें जो केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स की क्या विशेषताएं होती हैं, इनमें कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ये किस तरीके से पानी के साथ, अम्लों के साथ, हीट के साथ, मॉइस्चर के साथ, किसी भी चीज के साथ किस तरह से अभिक्रिया देते हैं, किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, उस पर किसी भी तंतु की विशेषता निर्भर करती है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था सेरिकल्चर के बारे में, कि किस तरीके से अंडे से लार्वा निकलता है, लार्वे से कोकून बनता है, उसके अंदर एक प्यूपा डेवलप होता है। अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको कहा था टर्मिनोलॉजी की। अब जब प्यूपा बन गया, कोकून के अंदर क्या है, कोकून के अंदर होता है प्यूपा। प्यूपा दरअसल वो कीड़ा है जो अंदर, लार्वा जो चला गया अंदर, वही कीड़ा कहलाता है प्यूपा। ठीक है, अब ये रीलिंग क्या चीज होती है, रीलिंग का मतलब होता है, रीलिंग का मतलब होता है कि जैसे ये एक आपका कोकून है, इस कोकून के अंदर ये यहाँ पर धागा लिपटा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमें खोलना है, जैसे चरखी होती है ना, उस तरीके से इसको हमें खोल के निकालना होता है। लेकिन क्योंकि ये तो बहुत बारीक रेशा होता है, तो और इसको बहुत ध्यान से निकालना पड़ता है, तो इस तरीके के 4 से लेके 8 कोकून तक ले लेते हैं और उन सब से धागा निकाल करके और उसको ट्विस्ट देते हुए एक धागा बना लेते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 और ये 4, ये 4 कोकून है, इनसे चारों से एक एक धागा निकाला और ये ट्विस्ट देके बना लिया। ये कैसे निकाला, ये हमने उबाला था कोकून को प्यूपा बनने से। ये प्यूपा इस कोकून को तोड़ दे, उसके पहले हमने उनको उबाल के अंदर मार दिया और उसके बाद में इसको लपेट करके इससे धागा बना दिया। मारते इसलिए हैं क्योंकि अगर ये प्यूपा तोड़ के, कोकून को तोड़ के बाहर निकल आएगा, इस शेल को तोड़ के बाहर निकल आएगा, तो ये जो फाइबर यहाँ लिपटा हुआ ये भी टूट जाएगा और हमको लॉन्ग फिलामेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बात समझ में आई। इस प्रोसेस को, जो इनको मिला करके एक धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वो कहलाती है रीलिंग की। क्या कहलाती है, रीलिंग। ठीक है, अब ये रीलिंग की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंदर इनसे हम बनाते हैं लच्छियां, हैंग्स बोलते हैं उनको। आपने ऊन की लच्छी देखी होगी ना, उसी तरीके से यहाँ पर ये लच्छियां बनाई जाती हैं। और इस तरीके से इन लच्छियों को फिर आगे फर्दर, फिर आती है दूसरी प्रक्रिया होती है थ्रोइंग की।
फिर इन लच्छियों को आपस में ऐड करके, इनको ट्विस्ट दे करके एक मजबूत धागा बनाया जाता है जो वीविंग या निटिंग के लिए काम में आता है। तो ट्विस्टिंग का मतलब, यहाँ ट्विस्टिंग देने का मतलब हुआ जिसको हम कहते हैं थ्रोइंग। तो इनको जो ट्विस्ट देते हैं, किसको? इन लच्छियों को। ये लच्छियां बनके तैयार हो गई, ठीक है। इन लच्छियों को भी आपस में मिलाया जाता है और फिर उनसे जो धागा बनता है उसको ट्विस्ट देने की प्रक्रिया को हम कहते हैं थ्रोइंग। अब आगे हम बात करते हैं स्पन सिल्क। स्पन सिल्क क्या होता है? स्पन सिल्क होता है ब्रोकन या वेस्ट फिलामेंट्स। जो अभी मैंने आपको बताया, जो डैमेज्ड कोकून से जो बनता है वो है ब्रोकन या वेस्ट फिलामेंट्स। इनसे सेरेसिन को निकाल करके इनकी कोम्बिंग की जाती है। कोम्बिंग का मतलब होता है कंघी करना। कंघी करना यानी उसको सुलझा लिया जाता है और उनको पैरेलल लगा लिया जाता है इस तरीके से। तो इसके बाद में इनसे यार्न बनाया जाता है। तो स्पन सिल्क का मतलब, एक देखो फिलामेंट तो होता है लॉन्ग, और स्पन का मतलब होता है छोटे 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 रेशे। अब इन छोटे छोटे रेशों को मिला करके, जैसे आपकी रुई होती है ना, रुई होती है स्टेपल फॉर्म में। तो ये जो स्पन सिल्क होता है, ये स्पन सिल्क में भी टूटे हुए वेस्ट फिलामेंट्स को, जो डैमेज्ड कोकून से हमको मिलते हैं, उनमें से सेरेसिन को रिमूव करके उनकी कोम्बिंग करके जो धागा बनाया जाता है उसको हम कहते हैं स्पन सिल्क। स्पन सिल्क फिलामेंट जो सिल्क बनता है उसके कंपैरिजन में सस्ता होता है। क्लियर? सिल्क को कौन कौन पैदा करता है? कौन कौन सी कंट्रीज पैदा करती हैं? सिल्क सबसे पहले पाया जाता है चाइना, उसको प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर सिल्क का चाइना है। लगभग 40 कंट्रीज ऐसी हैं दुनिया में जो सिल्क को पैदा करती हैं। चाइना और इंडिया, जितना भी सिल्क प्रोडक्शन है वर्ल्ड का, उनमें उनका जो मेजर शेयर है, लगभग 95% ऑफ सिल्क प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम एशियन कंट्रीज। दुनिया में जितना भी सिल्क का उत्पादन होता है उसमें से जो 95% हिस्सा है वो एशियाई देशों का में पैदा होता है वो सिल्क। इनमें चीन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चीन, इंडिया, जापान, ब्राजील, कोरिया, उज्बेकिस्तान, ईरान, थाईलैंड, वियतनाम और रोमानिया, ये कुछ प्रमुख देश हैं जो सिल्क पैदा करते हैं। अब भारत में कहाँ कहाँ सिल्क पैदा होता है? भारत में सिल्क पैदा होता है, सबसे ज्यादा पैदा होता है कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल में। फिर है नॉन मलबरी सिल्क। नॉन मलबरी सिल्क का मतलब क्या हुआ? नॉन मलबरी सिल्क का मतलब, मलबरी कहलाता है शहतूत। ओक के पत्तों के ऊपर भी रेशम का उत्पादन होता है। रेशम के कीड़े को ओक के पत्ते भी खिलाए जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ होता है? ये होता है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। तो ये जो दिख रही है ना आपको यहाँ पर ऊपर, ये सब है जहां पर मलबरी सिल्क पैदा होता है। मलबरी सिल्क यानी रेशम के कीड़े को शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। ये जो स्टेट्स हैं ये हैं नॉन मलबरी सिल्क की प्रोड्यूसर्स, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ओके, तो आज के वीडियो में आपको बात समझ में आ गई। आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के वीडियो में हमने देखा कि सिल्क का केमिकल कॉम्पोजिशन किस प्रकार का होता है। सिल्क में 2 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, फाइब्राइन और सेरेसिन। सिल्क एमिनो एसिड से मिलके बनता है, एमिनो एसिड्स मिलकर के बीटा कैरोटीन चेन बनाती हैं। इनके अंदर मुख्य हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं और सिल्क के अंदर जो सिल्क रेशम का जो विशेषताएं होती हैं, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, वो उसकी आणविक श्रृंखला पर बहुत कुछ निर्भर करती हैं। सिल्क प्रोडक्शन के अंदर हमने कुछ चीजों का नाम देखा, जैसे हमने देखा रीलिंग किसे कहते हैं, थ्रोइंग किसे कहते हैं, स्पन सिल्क क्या होता है
और सिल्क को कौन-कौन से देश में कहाँ पैदा होता है, जिनमें चीन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फिर हमने देखा भारत में कहाँ-कहाँ सिल्क पैदा होता है। इसमें हमने 2 तरह के स्टेट्स को में डिवाइड किया। एक होते हैं मलबरी जहाँ पैदा होता है और दूसरे होते हैं जहाँ पर नॉन मलबरी सिल्क पैदा होता है। तो आज के लिए वीडियो आप ध्यान से देखें और नोट डाउन करते रहें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसको आप ध्यान से देखें और आप उसके बाद कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।